तक, यानी 800 सालों तक उन्होंने, चीन के लोगों ने किसी को कागज़ बनाने की कला नहीं सिखाई। क्यों? अरब के लोगों ने चीन के कुछ लोगों को बंदी बना लिया कि हमें कागज़ बनाने की बात बताओ, कैसे कागज़ बनाया जाता है, और उन्हें तभी छोड़ा गया जब उन्होंने कागज़ बनाने की उन्हें विधि सिखाई। ये भी भारत में इतनी जल्दी हो गया था, और इनको आने में, इनको सीखने में करीब 1000 साल बाद यूरोप के लोग हमसे तब जाके ये सब चीज़ें सीख पाए। अभी तक समाचार शब्द कहीं नहीं था। हम पत्रकारिता की बात तो कर रहे थे, समाचारों की बात, बेसिकली समाचारों की बात हो रही थी अगर हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे। तो 1539 में सबसे पहली बार हमको ये शब्द हमको सुनाई दे रहा है। तो सुंदर समाचारों से युक्त थे और उनमें कोई टिप्पणी नहीं होती थी, अपना कोई व्यू उसमें रखा नहीं जाता था, यानी वो समाचार जैसे होते थे जैसे के तैसे छापे जाते थे, जिसे विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। यानी तो समाचार पत्र का, लेकिन जो, या न्यूज़पेपर शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ है दुनिया में, वो मिलता है 1670 ईस्वी में। दोस्तों नमस्कार, नवीन समाचार पर हर शुक्रवार की तरह हम एक नया अंक विशेष परिशिष्ट अपना लेकर के आए हैं। पत्रकारिता पर हम पिछले कई सप्ताहों से बात कर रहे हैं, और हमने उत्तराखंड की पत्रकारिता के बारे में बात की, और उसके बाद हम विश्व की पत्रकारिता पर, हम जो, या दुनिया में किस तरह से पत्रकारिता की अनौपचारिक शुरुआत किस तरह से हुई, उस पर हमने एक अंक आपके सामने प्रस्तुत किया था। उनके हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और चाहें तो आप इसको सुन भी सकते हैं वीडियो के रूप में। हम इसको और थोड़ा सा आगे ले जाने की बात करते हैं। तो जहाँ तक हम पिछले बार पहुँचे थे, हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे। तो ये करीब हम इसको माना जाता है, इस काल को ईसा से 3000 से 5000 साल पुराना इस काल को माना जाता है। तो यानी कि आज से करीब 5000 और 7000 साल पुराना ये काल माना जाता है। तो इस समय तक भी हमारे यहाँ जो लेखन कला थी वो डेवलप हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। इसके सबूत वहाँ मिलते हैं, जो उन्होंने वहाँ चित्रों के रूप में, या कुछ जो उनकी अपनी लिपि थी उसको कितना हम समझ पाए वो एक अलग विषय है। तो इस समय में इसके यहाँ तक, इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल के बाद में, तो हम भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक को हम ज़रूर यहाँ पर संदर्भित करना अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि हम विश्वगुरु कहे जाते हैं। तो ये आपको कहीं भी इस विषय को कोई आपको छेड़ेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। हम थोड़ी 2 मिनट के बाद हम जब विश्व के पत्रकारिता के इतिहास की बात कर रहे होंगे, तो वो हम किस सन की बात कर रहे हैं और किस समय की बात कर रहे हैं। और जबकि उससे पहले हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हो गई थी 232 ईसा पूर्व हो गई थी। यानी उनका जो शासनकाल था वो करीब ईसा के 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व जब उनकी मृत्यु हुई, तब इसके बीच में 40 साल का करीब उनका कार्यकाल था। इस समय उन्होंने जो है पूरे दुनिया में जो संस्कृत से मिलती जुलती खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि थी, या प्राचीन मगधी लिपि थी, यूनानी, अरामाई, कई इस तरह की भाषाओं में उनके भारत से लेकर के नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक उनके शिलालेख मिलते हैं। करीब 33 शिलालेख उनके, 33 के अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन 33 शिलालेख मिलते हैं। तो इतने शिलालेखों में वो संदेश, यानी लेखन कला विकसित हो चुकी थी, और वो संदेश विकसित कर रहे थे, और शिलालेख प्रॉपर तरीके से अपने संदेश, अपने राज्य के जो उनके आदेश होते थे, वो सब कुछ वो कर रहे थे। यानी कि अगर हम प्रॉपर तरीके से पत्रकारिता का, अगर हम इतिहास को अगर हमको पढ़ना चाहिए, तो हमको यहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से वो संदेश अपने जनता तक पहुँचा रहे थे। यानी संचार का पहले यही बात थी ना, कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो वो सम्राट अशोक ने यही चीज़ की थी, और इसी चीज़ को हम जब अंग्रेज़ों के हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो यही बात कहते हैं, लेकिन वो बताते हैं ईसा से करीब थोड़ा सा पहले, 131 से 59 ईस्वी पूर्व, जो रोम में वहाँ सम्राट थे जूलियस सीजर, जिनका एक आपने नाटक में पढ़ा होगा अगर आप हमारी उम्र के हैं तो, और कई और कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता था। जूलियस सीजर एक नाटक था। तो जूलियस सीजर ने एक इसी तरह का प्रयोग, जो सम्राट अशोक उनसे 100 साल पहले कर चुके थे, वही प्रयोग जूलियस सीजर ने सबसे पहले किया था अंग्रेज़ों के रूप में, जिनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 131 से 59 ईस्वी पूर्व माना जाता है।
ये रोम के सम्राट थे। इन्होंने धातु की या पत्थर की पट्टी पर ये अपने जो राज्य के इनके संदेश होते थे, अपने अपने जो इनके ग्रेडिएटर उनको बोलते थे, जो इनके अधिकारी, तो उनको स्थानांतरित करते थे, ट्रांसफ़र करते थे, या कोई और इस तरह की चीज़ें होती थी। वो ये क्या करते थे कि उन धातु की पट्टियों को एक ऐसे सार्वजनिक स्थानों में रख देते थे जहाँ से लोग उसको पढ़ सकते थे। तो इन पट्टियों को ये जो प्रयोग था इनका, जो सबसे पहले इन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक करने का जो प्रयास किया था, उसको एक्टा डायरना कहते हैं। रोम की भाषा में एक्टा डायरना का अर्थ होता है दिन की घटनाएं, यानी कि दिन में क्या क्या घटनाएं हुई उसको ये इस धातु की पट्टी के रूप में प्रदर्शित कर देते थे। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि सम्राट अशोक भी अपनी जो चीज़ें होती थी, अपने जो संदेश होते थे, उनको वो भी इसी तरह से धातु की या पत्थर की पट्टियों में वो भी इसी तरह से लेखन कला को विकसित करके वो सब कुछ वो भी कर रहे थे। लेकिन जो आधुनिक पत्रकारिता के इतिहास का जो पहला प्रयोग जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो है 131 से 59 ईस्वी पूर्व का एक्टा डायरना, जिसे दुनिया का सबसे पहला, आप इसको समाचार पत्र कहें या जो भी कहें, या पहला प्रयोग कहें, वो इसको कहा जाता है पहला समाचार पत्र, आप कह लें इसको। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णय और ग्लेडिएटरों की लड़ाइयाँ, इनके सेनापतियों की, या कुछ इस तरह के उनके परिणाम क्या हुए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनके इसमें लिखी जाती थी। तो इस तरह से मनुष्य अब ईसा के साथ में, यानी जब ईसा का जन्म हुआ उस समय तक मनुष्य जो है अब क्या क्या कर चुका है, वो आत्म साक्षात्कार के बाद से अंतर्वैयक्तिक साक्षात्कार की तरफ बढ़ रहा है। आपस में एक दूसरे से बात कर सकता है, चीत कर सकता है, और अपने संदेशों को दूर तक पहुंचा सकता है, हरकारों के माध्यम से या जैसे रिले रनर्स के माध्यम से, ये सब कुछ कर सकता है। अब इसके बाद वो और आगे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है लेखन को, संचार को, अपने कैसे इसको किया जाए। तो इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो ईसा के दूसरी शताब्दी में, या ईसा से 200 साल पहले, यानी आज से अगर हम कहें तो हम 2100 में जी रहे हैं, तो 1900 साल पहले, तो वहाँ पे अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है मुद्रण तकनीक के आविष्कार की। यानी हम कैसे कोई चीज़ को प्रकाशित करने के लिए, मुद्रित करने के लिए, छापने की व्यवस्था कैसे करें, उसके कुछ प्रमाण उस समय मिलते हैं। तो जब एक्टा डायरना से हम आगे बढ़ते हैं तो उस दौर में कुछ सूचना पत्र निकाले जाने की बात आती है। सूचना पत्र इस तरह की चीज़ें होती थी कि जो मुद्रा है उसकी दरें किस तरह से बढ़ रही, या कोई दाल चावल धान गेहूँ जो भी उस समय होता होगा, या कोई जो भी चीज़ें होती होंगी उनकी दरें क्या हैं, इस तरह के संदेश, इस तरह की चीज़ों को समाज को बताने के, इसके लिए सूचना पत्र उसको नाम दिया गया है, वो डेवलप इस तरह के निकलने की बात होती है। और साथ में मुद्रण की तकनीक, हम कैसे कोई चीज़ को प्रकाशित करें अधिक संख्या में, क्योंकि अब एक चीज़ हमने ये चीज़ सीख ली है कि हमने ये कोशिश हम करने लगे हैं कि कैसे दूर तक ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं बात को, इसका हम मनुष्य प्रयास करने लगा है। तो लेकिन अभी तक ये जो अंग्रेज़ों के दौर का हम जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं भी कागज़ का जिक्र नहीं है। अभी तक ईसा के 200 साल तक भी इनके यहाँ कागज़ की बात, या उसके और बाद तक भी कागज़ की बात नहीं आती है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो आज की पत्रकारिता है वो कागज़ से शुरू होती है। तो यूरोप में अभी तक कागज़ नहीं था। कागज़ की जो पहली बात जो जानकारी मिलती है वो मिलती है चीन से, और वो चीन में ईसा से करीब 100 साल पहले कागज़ बनाने का कार्य उन्होंने शुरू किया। किस तरह से कर सकते हैं, तो जो कागज़ बनाने के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि उन्होंने 100 साल पहले ईसा के करीब ये सीख लिया था। लेकिन उस समय ये एक इतनी बड़ी खोज थी कागज़ बनाना, कागज़ को खोज लेना, उसको बना लेना, कि उन्होंने ये कहते हैं कि 7वीं शताब्दी तक कागज़ के निर्माण की प्रक्रिया को गुप्त रखा। अपना कागज़ तो बताया कि हमारे पास कागज़ है और हम इस पर कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो ईसा से 100 साल पहले बनाने के बाद 700 साल तक, यानी 800 सालों तक उन्होंने, चीन के लोगों ने किसी को कागज़ बनाने की कला नहीं सिखाई, किसी को नहीं बताई कि कैसे हम कागज़ बना रहे हैं। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा। कहते हैं कि 751 ईस्वी में चीनियों और अरबियों के बीच में कागज़ बनाना जानने वाले कुछ लोग
इसके लिए युद्ध भी हुआ, क्योंकि अरब के लोगों ने चीन के कुछ लोगों को बंदी बना लिया कि हमें कागज़ बनाने की बात बताओ, कैसे कागज़ बनाया जाता है। और उन्हें तभी छोड़ा गया जब उन्होंने कागज़ बनाने की उन्हें विधि सिखाई। तो अरब में तब उसके बाद 751 ईस्वी में तब जाके, हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये कहा जाता है कि भारत ने 400 ईस्वी सन में या सन 400 में, यानी आज से 1700 साल पहले भारत ने कागज़ बनाना बिना चीन की मदद के ही सीख लिया था। उससे पहले पत्तों पे, ताड़ के पत्तों पे और भोजपत्र पे, हमारे यहाँ पहाड़ पे उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ भोजपत्र पे चीज़ें लिखी जाती थी। ताड़ नीचे समुद्री तटीय क्षेत्रों में ताड़ के पत्तों पे चीज़ें लिखी जाती थी। तो लेकिन कागज़ विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जो हम कागज़ के विकसित होने की बात कर रहे हैं वो ईसा से 400 साल के बाद में भारत ने कर लिया था। और 100 साल पहले ही, यानी भारत से 500 साल पहले करीब चीन ने उसको डेवलप कर लिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन 750 साल तक, 700-800 साल बाद तक भी वो अपने इसको बनाने की तरीके को छुपाए रहे। और उस समय यूरोप का क्या हाल था, जब चीन ने बना लिया था और भारत ने बना लिया था और अरब तक भी 700 ईस्वी में पहुंच गया था, तो वहाँ क्या स्थिति थी? वहाँ तब तक जानवरों के चमड़े का प्रयोग किया जाता था कोई भी संदेश इस तरह से लिख करके पहुँचाने के लिए। इतनी देर तक कि जो आज अपने आप को विकसित देश मानते हैं, जो क्रिश्चियन लोग थे वो 1200 ईस्वी तक, और स्पेन में 1250 में, फ्रांस में 1338, जर्मनी में 1411, तब तक ये लोग कुछ इसी तरह के चीज़ें कर रहे थे। और इन सनों में इन्होंने कागज़ बनाना सीखा, इतनी देर के बाद सीखा। और कागज़ बनाने के साथ में दूसरी चीज़ थी, स्याही की ज़रूरत थी। स्याही भी चीनियों ने सबसे पहले जब कागज़ बनाया तो उन्होंने सीख ली थी। और भारत में भी इसका प्रयोग कागज़ और पेन की जगह लकड़ी की, जो भी लकड़ी से लिखते थे, तो ये सब चीज़ें भी भारत में इतनी जल्दी हो गया था। और इनको सीखने में करीब 1000 साल बाद यूरोप के लोग हमसे तब जाके ये सब चीज़ें सीख पाए। तो चीन में जिस तरह से कागज़ का निर्माण हो गया, स्याही का निर्माण हो गया, तो अब वो लिख सकते हैं। उनको ये इस स्थिति में वो पहुंच गए हैं कि वो कुछ भी अपने एक कलम बना करके, लकड़ी से भी बना सकते हैं कलम, तो उससे लिख करके वो कोई संदेश को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद क्या, अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक ही संदेश को 5 लोगों तक या 1 से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो चीन के लोग अब ये सीखने की कोशिश करने लगे, ये प्रयास करने की कोशिश करने लगे कि हम एक ही संदेश को हम 1 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग जगह में कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ठप्पों से छपाई का काम, ये तरीका उन्होंने ढूंढा कि किसी चीज़ का एक ठप्पा बना लेते हैं, जो संदेश है उसका एक ठप्पा काट के बना लेते हैं, जिसका कि नेगेटिव बना लेते हैं, और फिर उसको छापेंगे तो वो 10 बार भी लगाएंगे तो जहाँ जहाँ छप्पे लगाएंगे वहाँ वो छप जाएगा। तो इस तरह का प्रयास सबसे पहले 5वीं-6वीं शताब्दी में चीन में ही शुरू हुआ। और ये जो प्रयोग होता था वो छपाई के लिए करते थे, यानी कपड़ों में रंगाई के लिए करते थे। तो कपड़ों में एक ही जगह पर, अगर माना आपने कहीं देखा होगा आपने, जैसे राजस्थान के कपड़े होते हैं, वो ऊँट के चित्र हैं जगह जगह, तो हर जगह एक एक ऊँट का चित्र अगर 10 बार एक साड़ी में अगर 10 बार बनाना पड़े तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए ठप्पों का प्रयोग, तो ये सबसे पहले जो ठप्पों का प्रयोग हुआ ये 5वीं-6वीं शताब्दी में चीन से ही हुआ। और इसके अलावा फिर वो जब आगे बढ़ने लगे तो जब ये ठप्पे पहले हो सकता है लकड़ी के या कोई और चीज़ के बना रहे होंगे, और वो ठप्पे जो हैं वो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाते हैं, फिर उसमें उस तरह की एक्यूरेसी या सुंदरता उस तरह से नहीं बन पाती है। तो 21वीं शताब्दी तक, 5वीं-6वीं से 21वीं या 500-600 साल उनको और लग गए, जब उन्होंने आगे बढ़ते हुए उनको लगा कि यार ये कमज़ोर हो रहे हैं लकड़ी के ठप्पे, तो उन्होंने पत्थर के ठप्पे बनाने का प्रयास किया सबसे पहले। कि पत्थर के ठप्पे उनके दिमाग में, तब तक मनुष्य इतना अभी किस तरह का उसका मस्तिष्क है आप ये समझ सकते हैं। तो पत्थर को मजबूत मान करके पत्थर के ठप्पे बनाने उसने प्रयास किया 11वीं सदी में, ताकि अधिक प्रतियां छाप सकें। और इस बीच में उसने क्या किया कि 13वीं से 14वीं सदी में चीन ने अलग अलग संकेत चिन्ह भी बनाए, जो उनकी आज भी हम उनकी जो लेखन शैली है उनकी, वो
संकेतों वाली है, शब्दों वाली नहीं है, उसको संकेतों वाली माना जाता है। तो संकेत चिन्ह उन्होंने 13वीं-14वीं सदी में बनाए और इसके बाद अब जाकर के उनको समझ में आया कि ये पत्थर वाला जो प्रयोग है वो भी उतना अच्छा प्रयोग नहीं है, पत्थर भी घिस जाता है, ये पत्थर भी उसमें बनाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने धातु के टाइप बनाए। सबसे पहले ये हालांकि कहा जाता है कि सबसे पहले जो ये धातु के ठप्पे बनाने का जो था वो सबसे पहले कोरिया ने कर लिया था। कोरिया से फिर वो कला जो है वो चीन में पहुंची, वहाँ से उन्होंने चीन वालों ने सीखी। और ये जो धातु के टाइप थे ये सबसे पहले 1409 ईस्वी में कोरिया में एक इससे धातु के ठप्पों से कोई किताब छापे जाने की ऐसी बात कही जाती है। लेकिन प्रामाणिक तौर पर अगर हम बात करें, यानी कि तो बात कही जाती है कोरिया वाली, लेकिन प्रामाणिक तौर पर 1439 में ये वहाँ से फिर जो ठप्पे हैं इसका प्रयोग यूरोप पहुँच गया। 1439 में जर्मनी में योहानेस गुटेनबर्ग, इस नाम को पत्रकारिता के अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसको याद करना, और बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई जगह इसका जिक्र आ सकता है। 1439 में योहानेस गुटेनबर्ग ने धातु के ठप्पों से अक्षरों को छापने की एक मशीन का आविष्कार उसने किया। तो ठप्पे तो थे, ठप्पे नहीं तो हाथ से आपको लगाते हैं, 10 कितनी जगह आप हाथ से लगा सकते हैं एक ठप्पे को। तो इसने क्या किया कि इन ठप्पों को एक ऐसी मशीन पे फिट कर दिया जिससे कि अब मशीन उसको बार बार कर सकती है ऐसे करके। तो जितने बार कागज़ या जो भी चीज़ उसके सामने होगी उतनी जगह वो ठप्पे मार देगी। तो इस तरह की जो पहली मशीन बनी है जो ठप्पों से बार बार प्रकाशित कर सकती है मनुष्य की क्षमता के बाद, यानी अब मशीन का दौर आने लगा है 1439 ईस्वी में। अभी तक जो कुछ चल रहा था हाथ से चल रहा था। तो पहली जो मशीन है वो 1439 में योहानेस गुटेनबर्ग ने उसका मशीन का आविष्कार किया। और इस मशीन से पहली बार 1453 में, यानी कितने साल लगे आप सोच सकते हैं, 24 साल लग गए शायद, इतने साल के बाद में पहली पुस्तक छापी जा सकी जिसका नाम था कॉन्स्टेंट मिसल, या इसको गुटेनबर्ग बाइबल भी इसको कहते हैं। ये पहली, उस समय धर्म हर जगह महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने सबसे पहले गुटेनबर्ग बाइबल अपनी जो मशीन बनाई उससे सबसे पहले उन्होंने अपनी बाइबल यानी अपनी धार्मिक पुस्तक छापी। और इसके बाद अब जो 1439 के बाद में प्रकाशन जो आज के दौर में है, किताबों का प्रकाशन और ये सब कुछ, ये इसके बाद से शुरू फिर होता है। हाँ, यहाँ हम एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे हमने कुछ बातें हमने आपको जो किताबों में नहीं है वो हमने बताने की कोशिश की, जैसे शैलाश्रयों के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में, कि वो भी लेखन कला इन अंग्रेज़ों का जो इतिहास में पढ़ा जाता है उससे पहले थी। ऐसी कागज़ों के इतिहास के बारे में हमने कहा कि चीन ने किया। लेकिन इस बारे में हम ज़रूर अपने जो हमें पढ़ रहे हैं, अगर विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत शोध करने की आवश्यकता है। और उसमें आप ये शोध करके हम कागज़ का आविष्कार किस तरह से भारत में कब हो गया था, या और लेखन की कला हमारे यहाँ कब डेवलप हो गई थी, कब विकसित हो गई थी, क्योंकि हम तो बहुत पुरानी परंपरा की हम बातें करते हैं, हमारे यहाँ लिखे हुए धर्म ग्रंथ मिलते हैं, तो ये कब से मिल सकते हैं, इनका एक वास्तविक रूप से अच्छे तरह से हम इसमें एक शोध किए जाने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो भी इस बात से हमारी प्रेरित हों वो ज़रूर इसमें आगे बढ़ें। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो 1439 में जब ये मशीन बन गई पहली, तो लेकिन ये मशीन जो थी सर्वसुलभ नहीं थी, सबके पास नहीं होती थी। और जो ये मशीनें थी इस काफ़ी समय तक इसमें इसका प्रयोग जो था वो किसी समाचार पत्र के लिए कुछ इस तरह के चीज़ों के लिए प्रयोग नहीं होता था, बल्कि सरकार के संरक्षण में ये होती थी, क्योंकि काफ़ी महंगी उस समय होती होंगी। तो उनसे उस समय सरकारी दस्तावेज उसमें मुद्रित होते थे। और ये समय काफ़ी समय तक ये चीज़ें चलती रही। 1500 ईस्वी में 1439 से 1500 तक, मानिए 60 साल के आसपास तक इस समय का जो दौर था। इस समय लेकिन लोगों ने अब छापे खाने विकसित करने शुरू कर दिए थे, और यूरोप में काफ़ी कहते कि सैकड़ों की संख्या में छापे खाने खुल गए थे। लेकिन उनसे ये जो सरकारी दस्तावेज या धार्मिक किताबें और ये सब कुछ ही छप रही थी। तो अब हम इसके बाद हम आगे एक कदम पत्रकारिता जनसंचार की तरफ अगर हम जाते हैं तो नीदरलैंड हम पहुंचेंगे। और यहाँ पर 1526 में न्यू जाइटुंग नाम का प्रकाशन एक प्रारंभ हुआ। न्यू जाइटुंग, इसे ये क्या था, इसे समाचार पुस्तिका या न्यूज बुक कहा गया है। यानी कि अब पहली बार हम समाचार शब्द को या न्यूज को हम
अभी तक समाचार शब्द कहीं नहीं था। हम पत्रकारिता की बात तो कर रहे थे, समाचारों की बात, बेसिकली समाचारों की बात हो रही थी अगर हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे। तो 1539 में सबसे पहली बार हमको ये शब्द हमको सुनाई दे रहा है न्यू ज़ाइटुंग के रूप में। तो इसको भी हमको याद रखना चाहिए। न्यू ज़ाइटुंग का प्रकाशन नीदरलैंड में हुआ था और इसको समाचार पुस्तिका या न्यूज़ बुक इसको कहा जाता था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसके लगभग 1 शताब्दी तक कोई दूसरा समाचार की पत्रिका प्रकाशित नहीं हुई। इसके बारे में कोई जानकारी अगले 100 साल तक नहीं मिलती है। ये शायद इसलिए भी हुआ होगा कि 16वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध का जो समय था, ये इस समय पूरे यूरोप में युद्ध हो रहे थे, पूरा यूरोप युद्ध झेल रहा था और जो सामंतवादी जो तरीका उस समय था वो एक तरह से अपनी शक्ति खो रहा था और इसके अलावा इसके जगह में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। अलबत्ता ये जो चीज़ें विकसित हो रही थी तो और जो युद्ध हो रहे थे तो उसमें कुछ लोग लिखने वाले ज़रूर विकसित हो रहे थे। वो प्रकाशित उस तरह से समाचार पत्र के तरफ से प्रकाशित नहीं हो रहा था, लेकिन लिखने वाले ज़रूर विकसित हो रहे थे। वो हाथ से लिख रहे थे और जो लिखते थे उनको उस समय ग्रंथकार, घटना लेखक, सार लेखक, समाचार प्रसारक, रोजनामचा, नवीस, गजेटियर ऐसे नामों से उनको पुकारा जाता था और वो उनको सम्मान भी मिलता था जो लिखने वाले लोग होते थे इस 1600 तक। तो और इस दौर में ऑक्सफोर्ड गजट, फिर लंदन गजट जैसे समाचार पत्र, ये 17वीं शताब्दी इसको हम कहेंगे, सन 1600 के बाद में। तो ये 17वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड गजट और लंदन गजट जैसे समाचार पत्र निकले गए, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि बहुत सुंदर समाचारों से भरपूर और कोई टिप्पणी नहीं। ऑक्सफोर्ड गजट और लंदन गजट के बारे में कहा गया है बहुत सुंदर समाचारों से भरपूर और कोई टिप्पणी नहीं। यानी समाचारों में टिप्पणी युक्त न होना, यानी कि समाचार जैसा है उसको वैसे का वैसा छापना, ये गुण आज भी कहते हैं कि जो हम न्यूज़ और व्यूज़ में अंतर है। हम जो भी समाचार छापना, समाचार प्रकाशित करना जो भी है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने उसमें व्यूज नहीं प्रस्तुत करेंगे। आप समाचार अच्छा है बुरा है आप उसको केवल प्रस्तुत करने का आपका काम है। हालांकि इससे पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि जो पाठक है वो ये मानता है कि हमारा जो मीडिया माध्यम है वो हमको ये भी बताए कि ये सही है या गलत है। लेकिन बेसिकली समाचार का जो उसका जो माना गया है धर्म समाचार देने वाले का, उसका धर्म ये माना गया है कि वो अच्छा या बुरा क्या समाचार है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो अपना व्यूज उसमें नहीं डालेगा अपना। हालांकि हम जब नवीन समाचार में हैं तो हम तो उसको नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और हर एक की अलग अलग मान्यता हो सकती है। हमारा मानना है कि हम उसके माध्यम से हमको कोई एक संदेश भी ज़रूर देना चाहिए, तो हम ये करते हैं। लेकिन बेसिकली समाचार को ये पाठकों को भी समझना चाहिए इस बात को कि समाचार का वास्तविक धर्म तो ये है कि वो समाचार अच्छा है या बुरा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो केवल एक समाचार को प्रस्तुत करने वाला माध्यम है। तो हमारी जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई, इस लेखन की शुरुआत हुई है, वो भी ऑक्सफोर्ड गजट और लंदन गजट जैसे हम 17वीं शताब्दी के हम जो समाचार माध्यमों की बात करें तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो सुंदर समाचारों से युक्त थे और उनमें कोई टिप्पणी नहीं होती थी। अपना कोई व्यू उसमें रखा नहीं जाता था, यानी वो समाचार जैसे होते थे जैसे के तैसे छापे जाते थे। तो अब इसी दौर के मैं 16वीं शताब्दी में और 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसी दौरान में एक यूरोप का एक शहर है इस्तानबुर्ग, वहाँ एक यूहान कारोलूस नाम का एक व्यक्ति था। ये क्या करता था कि जो धनी लोग होते थे शहर के, उन लोगों के लिए सूचना पत्र, जो हमने सूचना पत्र आपने बात की, तो उनके लिए ये लिखने का काम करता था। ये इसका काम क्या था कि जैसे आपने कोई संदेश 100 लोगों तक पहुंचाना है, 100 चिट्ठियाँ लिखनी है, तो एक तो तरीका है कि आप 100 चिट्ठियाँ हाथ से लिखें। उस समय छापे खाने इस तरह से तो नहीं है कि अभी हाल तक नहीं थे, सभी लोग चिट्ठियाँ, जिसको भी 10 चिट्ठियाँ 20 चिट्ठियाँ लिखनी होती थी तो अपने हाथ से लिखते थे। तो इस आदमी ने क्या किया, यूहानोस कारोलूस ने, इसने इसको अपना बिजनेस बना लिया। आप धनी व्यक्ति हैं, आप पैसा दे सकते हैं, तो ये आपके लिए चिट्ठियाँ लिखवाता था। ये कई ऐसे लोगों को रख लेता था अपने पास में एक संदेश को ये उसकी 100 कॉपियाँ बना करके आपके लिए
लिख सकता था। तो ये इस तरह का कार्य करता था। तो अब जब धीरे धीरे इसको ऐसा महसूस होने लगा कि हाथ से बहुत सी प्रतियां की नकल करना का काम जो है वो काफ़ी समय लेने वाला है, काफ़ी महंगा है और धीमा भी है। तो इसने सबसे पहले इसके बाद इसको लगा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो इसके दिमाग में सबसे पहले 1605 यानी 17वीं शताब्दी में ही इसके दिमाग में ये बात आई कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा लोगों तक अपनी ये बातों को पहुंचा सकते हैं, ये चिट्ठियां हैं या समाचार हैं, इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसने एक रिलेशन नाम का एक समाचार पत्र छापना शुरू किया, जिसे विश्व का पहला मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। यानी ये मशीन तब तक आ चुकी थी, तो ये मशीन ले आया और इसने जो समाचार ये हाथ से लिख करके 100 कॉपियाँ बना के लोगों से लिखवाता था, इसने कर्मचारी रखे थे, उसकी जगह इसने 100 कॉपियाँ मशीन से छापनी शुरू की। और उस समाचार पत्र को जो इसने पहला प्रकाशित किया, जो मशीन से प्रकाशित हो रहा था बाकायदा, उसका नाम था रिलेशन। तो ये जो रिलेशन नाम का समाचार पत्र था, इस समय इसको इस तरह के जो भी प्रयास होते थे उन्हें न्यूज़पेपर या समाचार पत्र, न्यूज़ बुक या समाचार पुस्तिका शब्द उस समय इसका न्यूज़ बुक शब्द का प्रयोग होता था, समाचार पत्र का प्रयोग नहीं होता था। तो समाचार पत्र का लेकिन जो या न्यूज़पेपर शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ है दुनिया में, वो मिलता है 1670 ईस्वी में। और जो पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए, उसको छपने में फिर करीब 100 साल के बाद में 18वीं सदी में 1709 में पहला समाचार पत्र छपा, डेली करंट। और ये भी बताना ज़रूरी है कि इस समय तक भी जो कागज़ था, वो कागज़ आज की तरह का कागज़, जितना अच्छा आज की तरह का कागज़ था वैसा नहीं था। उस समय लुगदी उगदी से, हाथ से इस तरह से कागज़ बनाए जाते थे। जो आधुनिक दौर का कागज़ था वो 1778 में निकोलस लुइस रॉबर्ट ने उसको बनाया था। तो अब हम विश्व की पत्रकारिता का इतिहास हम बताते हुए हम यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमारे पास में छापाखाना है, जहाँ पर हमारा समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हो गया है। और हम अच्छा कागज़ भी, हमारी मानव सभ्यता ने यूरोप में ही सही, लेकिन वो अच्छा कागज़ भी बना दिया है। तो एक तरह से जो आजकल की जो प्रिंट पत्रकारिता, जो आधुनिक दौर की पत्रकारिता है, उसके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म अब जाके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम अपनी बातों को, आज के अंक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम चलेंगे अब विश्व से आगे आकर के भारत की पत्रकारिता पे, और ये अंक भी काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, हमको ऐसा लगता है। और आज की प्रस्तुति हमको लगता है कि ये भी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हम हमेशा ही आपसे कहते हैं, और हमारा कहने का दायित्व भी है कि हम हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली प्रस्तुतियाँ मिल सकें। और ज़रूर हमारी इस प्रस्तुति को अपने अन्य दोस्तों को, अन्य साथियों को, खासकर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों को, और जो इस बारे में जानना चाहते हैं उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। अगले अंक में फिर अगले शुक्रवार को मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।